हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक पाठशाला की इस नए वीडियो में, जहां पर आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक को बिल्कुल ही इजी मेथड से, जो है आपका सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है व्हीट स्टोन सेतु। प्यारे बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में हमने बहुत सुना होगा, काफी उनकी अलग अलग परिभाषाओं को भी डिफाइन किया होगा, लेकिन यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीट स्टोन सेतु की डेरिवेशन को किस प्रकार ड्राइव करते हैं, यहाँ पर आज हम देख लेते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, काफी बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा होने वाला और बहुत ही इंटरेस्ट और मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में। तो देखना ना भूले पूरे वीडियो को। यदि फर्स्ट टाइम आए तो पूरे वीडियो को लास्ट देखिए, अच्छा लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों के साथ जरूर एक शेयर कीजिए। उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर आकर के विजिट करके पा सकते हैं फिजिक्स और मैथ इंटर की बिल्कुल ही आसान तरीके से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। व्हीट स्टोन सेतु, देखिए व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 1842 में, सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 1842 में एक ऐसे सेतु का निर्माण किया, कैसा ब्रिज बनाया जिसके कारण किन्हीं चार अज्ञात प्रतिरोधों को आपस में किस प्रकार वो समानुपाती होते हैं, या किस प्रकार उन्हें किसी सेट में रख करके परिभाषित किया जाता है, या किस प्रकार उन्हें सेट में रख करके व्यवस्थित किया जाता है। इन्होंने अपने एक सेतु में बताया कि ब्रिज बनाया, जो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि धारा की दिशा में हम लेंगे, यदि धारा को दिशा में लेते हैं तो वहां पर -IR होता है, और यदि धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो वहां पर हमें लेना पड़ता है +IR। आपने देखिए IR आपका निकला हुआ है ओम के नियम से, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ओम का नियम क्या होता है। तो वहां से V बराबर IR को, यानी यहां पर यदि हम धारा की दिशा में चलेंगे तो हमें -IR यूज करना होगा, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो +IR यूज करना होगा। ठीक है, देखिए इस ब्रिज का प्रयोग क्यों किया जाता है, उन्होंने ऐसा ब्रिज क्यों बनाया, इसका हमारे लाइफ में क्या बेनिफिट है। हम घरों में मोस्टली यूज करते हैं कि कुछ हमारे घरों में कुछ तार सीरीज क्रम में होते हैं और कुछ होते हैं पैरेलल क्रम में, यानी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो यदि कोई भी तार ना तो सीरीज में रखना हो ना ही समांतर क्रम में रखना हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं व्हीट स्टोन का सेतु। क्या यूज करते हैं? व्हीट स्टोन का सेतु। यानी उन्होंने इस सेतु को किसी भी तार को समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में ना रख करके उन्हें एक तीसरे क्रम में किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, वो व्यवस्था आती है व्हीट स्टोन सेतु के अंदर, इस सेतु के अंतर्गत आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर चार प्रतिरोध आपके R1, R2, R3, R4 किसी एक ऐसे क्रम से बिंदु A और C के मध्य जुड़े हुए हैं, जहां पर बिंदु A और C किसी सेल, इसे हम सेल कह सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं, और एक कुंजी से जोड़ा गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम कुंजी को दबाते हैं तो सेल से धारा प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए कि सेल ने I धारा देना शुरू किया है। ठीक है, तो ये धारा आपकी यहां से जाकर के बिंदु A पर पहुंचेगी, और हम देख रहे हैं कि बिंदु A पर धारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो चली जाती है AB दिशा में, दूसरी जाती है AD दिशा में। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं कि AB दिशा में जो धारा जा रही है वो है I1, और जो AD दिशा में धारा जा रही है वो I2 मान लेते हैं। ठीक है, AB दिशा में मान लीजिए I1 धारा जा रही है और AD दिशा में I2 धारा जा रही है। तो यहां पर एक नई चीज आपकी निकलेगी, I = I1 + I2, यानी हमने I धारा को भेजा यहां पर बिंदु A पर जाकर के दो भागों में डिवाइड हो गई, I1 + I2। एक ही आपका कंस्ट्रक्शन आपका बाहर आ गया। अब ध्यान देते हैं कि यही धारा I1 जब बिंदु B पर पहुंचती है, ठीक है, जब ये धारा बिंदु B पर पहुंचती है तो यहां भी दो भागों में ये डिवाइड हो जाती है। मान लेते हैं कि इधर BD भाग में ऐसे I3 धारा जाती है, तो BC भाग में कितनी जाएगी, ध्यान देना है। यहां से यहां तक कितनी धारा गई, I1 यहां पर गई। अब I1 को दो जगह तोड़ना है, एक I3 और दूसरा तोड़ना है BC पार्ट में। कितना टूटेगा, I1 से I3 घटा दिया जाएगा, यानी दूसरी धारा होगी I1 - I3, अर्थात जो BC मार्ग में जाएगी वो होगी I1 - I3। ठीक है, बात क्लियर हुई, A पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि A पॉइंट से AD दिशा में I2 धारा जा रही है, तो I2 धारा पहुंचेगी बिंदु D पर, और बिंदु D पर ये जाकर के इधर को कन्वर्ट होगी, इधर को। तो देखिए इधर को कितनी कन्वर्ट हो रही है, देख लीजिए यहां पर धारा जो जा रही है वो I3 है। ठीक है, ये धारा क्या है, I3 है। इधर कितनी कन्वर्ट हो रही है,
इधर आ रही है I2, यहां पर I2 आकर के दो भागों में डिवाइड होगी, तो इधर I3 ऑलरेडी जा रही है, इधर आपकी I2 है, तो इधर क्या होगी I2 प्लस I3। ये हो जाए, समझ पाए बिल्कुल व्यवस्था को। देखिए फिर से ध्यान दे देते हैं, कुंजी को जब हम दबाते हैं तो सेल से धारा प्रवाहित होने लगती। माना सेल ने I धारा दी, तो वो धारा I बिंदु A पर पहुंचकर दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक चली जाएगी AB दिशा में, दूसरी जाएगी AD दिशा में। मान लेते हैं AB दिशा में I1 धारा जाती है, AD दिशा में I2 धारा जाती है। I1 धारा बिंदु B पर पहुंचकर फिर दो जगह डिवाइड हो जाती है, BD दिशा में और BC दिशा में। मान्य BD दिशा में I3 धारा जा रही है, तो BC दिशा में कितनी जाएगी I1 माइनस I3, क्योंकि इधर से हम I1 लाए, यहाँ पर I1 है, I1 से I3 जा चुकी है, तो यहाँ पर बचेगी कितनी I1 माइनस I3। अब इसी प्रकार AD से I2 जा रही है, तो I2 यहां पर पहुंचेगी, तो ध्यान देना कि I1 तो इसमें आ ही रही है B से D तक, तो इधर कितनी जाएगी, इधर जाएगी ये वाली I2 और प्लस I3 हो जाएगी। ठीक है, I2 प्लस I3 जाएगी, तो इसका जो क्रम होगा वो इस तरह होगा। यहां पर मेन पॉइंट है आपका कि धारा की दिशा किधर है, जिसमें हम इन्हें यूज करेंगे। यदि धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस IR लिखेंगे, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस IR लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट यदि हम क्लियर कर पाते हैं इस चित्र में, तो हमारे लिए व्हीट स्टोन सेतु बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर इसका मतलब है कि ये I1 I3 इस भुजा में बह रही है BC में, और I2 प्लस I3 इस भुजा में बह रही है। यदि हम दोनों को ऐड करें, अर्थात C पर कितनी धारा होगी, तो C पर धारा होगी I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3। I3 से I3 कैंसिल होगा, I1 प्लस I2 बहेगी, अर्थात I1 प्लस I2 बहेगी। तो ये यहां पर थी I, इधर जाएगी I1, इधर जाएगी I2, यानी I1 प्लस I2 बराबर क्या है I, अर्थात C बिंदु पर भी धारा I ही होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, जितनी धारा A बिंदु पर होगी उतनी धारा C बिंदु पर होगी, ये सामने आपको निकल कर आएगी। अब बात कर लेते हैं, यहां पर हमने आपको किरचॉफ के नियम में बताया है, दो नियम जो दिए थे उसमें बताया है कि पाश क्या होता है। तो यहां पर दो पाश बनना है, कौन कौन, एक पाश बनना है ABDA, एक आपका ये पाश बनना है बिल्कुल इस तरह का, ऐसे लिखेंगे यहां पर बंद पाश ABDA में। ध्यान देना है, यहां पर बंद पाश ABDA में चलना है हमें धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में। तो सब देखिए, धारा की दिशा में चलेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है AB, तो AB धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा की जब दिशा में चलेंगे तो माइनस के साथ यूज करेंगे ओम के नियम को, माइनस I1 R1 हो जाएगा। धारा की जब दिशा में चलेंगे तो इसकी वैल्यू होगी AB की माइनस I1 R1। उसके बाद AB के बाद चलना है BD, इधर को चलेंगे तो देखिए इधर को धारा कितनी है I3 और रेसिस्टेंस कितना है I5। धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा, धारा की दिशा में चलते हैं तो इसका माइनस यूज होता है, माइनस I3 R5। ठीक है, यहां पे आ गए। अब चलना है DA, इधर को चलना है तो देखिए धारा इधर को बह रही है, धारा की विपरीत दिशा में जब हम चलते हैं तो प्लस के साथ लेते हैं, तो इधर धारा कितनी है I2 R2, तो ये I2 R2 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, I2 R2 बराबर 0। कहां पर पहुंच गए हम, फिर वही पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर थे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका किरचॉफ का नियम यहां पर लगेगा। ठीक है, बंद पाश ABDA में। बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं दूसरे पास। दूसरा पास कौन सा है, BCDB, यानी ऐसे चलना है। अब ऐसे BCDB क्या लिखेंगे, थोड़ा दूर से लिखते हैं, बंद पास BCDB में। तो BCDB चलना है, BC दिशा में चलेंगे, BC इधर धारा की दिशा भी वही है, तो धारा की दिशा में चलने माइनस के साथ यूज करेंगे। माइनस क्या होगा माइनस R3 इंटू I1 माइनस I3। इस पर धारा I1 माइनस I3 बह रही है इंटू R3। ठीक है, फिर चलेंगे CD दिशा में, CD, तो CD दिशा में देखिए धारा की दिशा इधर है, तो इसलिए हम विपरीत दिशा में चलेंगे, तो यहां पर प्लस का यूज करेंगे, प्लस R4 इंटू I2 प्लस I3। क्या है इसका, R4 इंटू I2 प्लस I3। फिर हम BC चल चुके हैं, CD चल चुके हैं, अब DB चलना है।
dB। तो देख रहे हैं धारा की दिशा इधर को है, ये देखो इधर को साइन बना है, इधर को है, और हम इधर को जा रहे हैं तो धारा के विपरीत जा रहे हैं तो प्लस लेना पड़ेगा, प्लस R3R5। क्या लेंगे? प्लस I3R5 इक्वल टू 0। हम फिर से पहुंच गए बिंदु बी पर, और बी से हमने स्टार्ट किया था इसलिए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दो आपके कंस्ट्रक्शन आ गए जिस पर हम व्हीटस्टोन सेतु को निर्मित करेंगे यहां पर। तो देखिए अब यहां पर एक ऐसा टॉपिक यूज करते हैं, मान लीजिए यहां पर माना I3 इक्वल टू 0, इसमें भी मान लेते हैं माना I3 इक्वल टू 0। एक मान लेते हैं यहां पर I3 की वैल्यू को, अभी यहां पर क्लियर करा देंगे I3 की वैल्यू को हमने 0 क्यों माना है, क्योंकि I3 इस बंद पास से गुजर रही BD से। ये BD हमारा पास ABDA में भी है और BCDB में भी है, इसलिए ठीक है। यहां पर मान लेते हैं I3 0 है, तो I3 की वैल्यू को इसमें जब हम रखेंगे तो ये बनेगा माइनस I1R1, ये 0 हो जाएगा, प्लस I2R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इसको उधर ले चलते हैं तो ये बनेगा माइनस I1R1 इक्वल टू माइनस I2R2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आपका बचेगा I1R1 इक्वल टू I2R2, या हम लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1। ठीक है, I1 के बटे I2 ले आएंगे, R1 R2 के बटे हो जाएगा। तो ये एक आपका प्रतिबंध निकलेगा, एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। बात क्लियर हुई? वही प्रक्रिया इसमें भी यूज करते हैं, यानी I3 की वैल्यू को यहां पर भी 0 लगाते हैं। तो देखिए I3 की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, माइनस R3 यहां पर होगा I1, प्लस R4 यहां पर होगा I2, और ये पूरा फलन 0 होगा, बराबर 0। इसे लिखेंगे माइनस R3I1 प्लस R4I2 इक्वल टू 0। तो R4 उधर ले चलेंगे, ये होगा माइनस R3I1 माइनस R4I2, माइनस माइनस कैंसिल होगा। I2 को I1 के अपॉन में लाएंगे तो ये बनेगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू R4 अपॉन R3। ये एक नया कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, एक नई इक्वेशंस आपकी तैयार हो जाएगी जो होगी समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को क्लियर करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से तो देख रहे हैं यहां पर I1 अपान I2 LHS दोनों समीकरणों का बराबर है। तो यहां पर क्या होगा, R2 अपान R1 यहां पर हम निकाल पाएंगे, R2 अपान R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3। ये आपका डेरिवेट हो जाएगा सामने, यानी ये अनुपात निकलेगा R1 अपान R2 अपान R1 इक्वल टू R4 अपान R3, या हम इसको लिख सकते हैं, कह सकते हो R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी R2 अपान R1 को R1 अपान R2 जब ऊपर नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, एक नई कंडीशन बन जाएगी। आप चाहे तो ये क्लियर कर पाए, चाहे तो ये क्लियर कर पाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका सामने निकला है क्या, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, R1 R2 R3 R4 चारों प्रतिरोध आपस में एक समान अनुपात में आए हैं, पर यहां पर प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 R5 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि यदि कोई चार प्रतिरोध एक व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, एक व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में रखे हो, एक व्हीटस्टोन सेतु व्यवस्था में रखे हो, तो वहां पर जो उसका आंतरिक प्रतिरोध, अंदर का प्रतिरोध होता है, अर्थात R5 होता है, उसका इन प्रतिरोधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, समझ रहे हैं क्या बनेगा? हमने देखा क्या लिखा है यहां पर, हमने क्लियर किया है, यदि I3 इक्वल टू 0, यानी इस सेतु के अंदर बहने वाली धारा को यदि हम 0 लेंगे तो निकलता है R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4। ये एक नई बात आपके सामने निकलकर आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हम क्या सीखने को हमें मिला है कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा स्पेशल नेटवर्क है, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा स्पेशल नेटवर्क है जिस नेटवर्क के अंदर यदि R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4 हो
तो R5 का मान शून्य होता है, यानी R5 के मान से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना हमारा यहां पर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से समझ लो। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपका ये व्हीटस्टोन सेतु बना हुआ है, ठीक है। यहां पर 4 प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 एक सेतु की अवस्था में रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई एक R5 का प्रतिरोध भी जोड़ दिया गया है। इन चारों प्रतिरोधों को एक ऐसे सेतु से जोड़ा गया है जिसकी बैटरी और कुंजी लगी हुई है। जब कुंजी को दबाते हैं तो बैटरी से या सेल से धारा प्रवाहित होने लगती है। ये धारा, मान लीजिए कि सेल आपको I धारा देता है, तो ये धारा I बिंदु A पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है, AB दिशा में और AD दिशा। मान लीजिए AB में I1 जाती है, AD में I2 जाती है। AB में I1 जाकर के बिंदु B पर पहुंचकर ये BD और BC दिशा में बढ़ जाती है। मान लीजिए BD दिशा में I3 बढ़ती है, तो BC दिशा में कितनी होगी? I1 माइनस I3। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिर से वहीं से AD दिशा में I2 धारा जा रही, I2 बिंदु D पर पहुंचकर 2 भागों में बटेगी। चूंकि इसमें I3 जाने वाली है, ऑलरेडी जा रही है, इसलिए इधर धारा जो होगी वो I2 और प्लस I3 होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। अब हम यहां पर 2 पासों में इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 बंद पास बन गए ABDA, ये आपका सामने बना हुआ है। ABDA में कैसे चलेंगे? AB देखिए धारा की दिशा में चलेंगे माइनस IR होगा, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे प्लस IR होगा। तो धारा की दिशा में चल रहे हैं AB, धारा की दिशा इधर है, तो I1 R1 माइनस का होगा, माइनस BD दिशा, पहले AB चले फिर BD धारा की दिशा में चले I3 R5 होगा माइनस का, प्लस DA धारा इधर को आ रही, बिजली इधर को आ रही, तो हम इधर को चल रहे हैं, तो DA विपरीत दिशा में चले, इसलिए प्लस में लेना होगा क्या? I2 R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मान लिया कि I3 0 कर लिया गया, तो एक ये आपकी कंडीशन नहीं बनकर आ गई सामने, I1 अपन I2 इक्वल टू R2 अपन R3। इसी प्रकार बंद पास BCDB में इधर को ले लिया, वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। तो चलिए यूज कर लेते हैं इसमें भी R3 I1 माइनस I3 BC, तो BC में R3 प्रतिरोध है, धारा है I1 माइनस I3, तो R3 I1 माइनस I3, BC धारा की दिशा में है इसलिए माइनस IR यूज होगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको। प्लस CD, तो धारा इधर को जा रही है, हम इधर को चल रहे हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में चले, इसलिए इसे प्लस में लेना होगा। I की वैल्यू I2 प्लस I3 और R4 है, I2 प्लस I3 इंटू R4। ठीक है, प्लस DB कहाँ है? DB धारा इधर को चल रही है, हम इधर को चल रहे हैं, तो हमें इसका प्लस में लेना पड़ेगा R5 इंटू R3 इक्वल टू 0। इसमें I3 की वैल्यू को 0 करेंगे तो ये नई कंडीशन आपके सामने निकल कर आएगी। दोनों इक्वेशनों को हल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु बन गया। ये बहुत ही स्पेशल नेटवर्क है जो कहीं पर भी तारों में समांतर क्रम या श्रेणी क्रम से जुड़े तारों को यदि इन दोनों क्रम में ना जोड़ा जाए तो यहां पर जिस अवस्था में जोड़ा जाता है वहां पर पाया जाता है कि यदि 4 प्रतिरोध अर्थात R1 बटे R2 और R3 बटे R4 एक समान अनुपात में है, तो कहा जाएगा कि ये जो सेतु है, ये जो व्यवस्था है आपकी, वो संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में है। दोस्तों ये रहा बेहद ही बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही छोटा वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कुछ नए वीडियो में इसी के आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, बहुत ही एक बेसिक अंदाज में। तब तक पढ़ते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। फिजिक्स और मैथ को बिल्कुल ही आसान। फिर मिलते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।